हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर एक नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ विकारी और अविकारी शब्द लेकर। इससे पहले की वीडियोस में हम वर्ण विचार, शब्द विचार और शब्द विचार के अंदर ही आने वाले टॉपिक तत्सम, तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं और इनके अंदर किन शब्दों को या हिंदी के कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द जब हमने शब्द विचार का टॉपिक डिस्कस किया था, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है, उसमें भी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, लेकिन फिर से समझते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आता है। देखिए, जो शब्द हिंदी भाषा में ऐसे होते हैं जिनमें अगर वचन को बदल दिया जाए या लिंग को वचन बदल दिया जाए या कारक को बदल दिया जाए तो उनका जो रूप होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। राज खेल रहा है, जब हम बात कर रहे हैं राज की, राज क्या है? एक लड़का है। आप सभी जानते हैं कि राज ज्यादातर किसका नाम होता है? बॉयज का नाम होता है। और काव्य किसका होता है? लड़कियों का नाम होता है, गर्ल्स का नाम होता है। तो राज और काव्य, हमने यहाँ क्या बदला है? जेंडर चेंज किया है, लिंग बदला है। उसे बदलने से जब आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो रहा शब्द था वो किस में चेंज हो गया? रही में, जेंडर चेंज करने से। तो जो रहा शब्द है उसमें क्या आया? एक परिवर्तन आया। किसकी वजह से? लिंग परिवर्तन की वजह से। तो जिन शब्दों में इस तरह से विकार या परिवर्तन आता है लिंग, वचन या कारक आदि से, वो शब्द कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, फिर है वे खेल रहे हैं। अब जो ये रहा था ये किसमें चेंज हो गया? रहे में। किसकी वजह से? यहां मैंने क्या यूज किया था? वह, और यहां मैंने क्या यूज किया? वे। वह क्या था? सिंगुलर था, एक वचन था, और वे क्या है? प्लूरल है या बहुवचन है। तो जब हमने वचन में चेंज किया तो उसकी वजह से भी क्या हुआ? जो ये रहा शब्द था इसमें परिवर्तन आया। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा विकारी शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि में परिवर्तन के कारण क्या होता है? उनके रूप में भी परिवर्तन होता है। तो देखिए, जो विकारी शब्द होते हैं उनके अंदर संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द आते हैं। क्या आते हैं? विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द आते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में यहां से भी आपको देखने को मिल सकता है कि आपसे पूछ, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रखा हो इनमें से कौन से विकारी शब्द हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ सर्वनाम ऑप्शन में हो, बाकी के ऑप्शन कुछ और हो, तो आपको क्या करना है? सर्वनाम। या फिर हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, 3 ये ऑप्शन हो और चौथा ऑप्शन आपको कोई और दिया गया हो। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप हर चीज को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। एक बार दोहराएंगे, विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलना, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो शायद आपको लगे कि आपको ये समझ आ गया, याद हो गया, लेकिन जब कुछ टाइम तक हम किसी टॉपिक को नहीं देखते हैं या काफी टाइम हो जाता है उस टॉपिक को रिवाइज करें तो हम चीजें भूल जाते हैं। तो आपको वो नोट्स एक शॉर्ट रिवीजन की तरह आपके काम आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होंगे? अपोजिट टू विकारी शब्द, अपोजिट टू विकारी शब्द, जो उल्टे होंगे किसके? विकारी शब्द के। अब उल्टे कैसे? इनमें तो क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, विकार आ रहा था, लेकिन इनमें परिवर्तन नहीं होगा। किससे परिवर्तन नहीं होगा? किससे हो रहा था परिवर्तन? लिंग, वचन, कारक आदि से। तो उन्हीं लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन करने पर इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो कैसे शब्द कहलाएंगे? अविकारी शब्द। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके अंदर कौन से शब्द आते हैं। जिस तरह विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द आते हैं,
उसी तरह अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक शब्द आते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ का मीनिंग आपको इन शब्दों का नहीं पता हो, लेकिन जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगी, तो वहीं पे हम इन्हें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए आप शब्द ले सकते हैं किंतु आज यहाँ। क्या शब्द ले सकते हैं? किंतु आज यहाँ। अब देखिए, आप आज शब्द को अगर किसी भी लिंग वचन के साथ लगाएंगे तो वो आज ही रहेगा। वह आज यहाँ आया या वे आज यहाँ आए, तो वह और वे में चेंज करने पर आज में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आज कैसा शब्द हुआ? अविकारी शब्द हुआ। आगे देखिए, यहाँ का कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि राम यहाँ आया। राम क्या है? एक लड़का है। अब उसका जेंडर चेंज करते हैं, रिया यहाँ आई, तो राम आया चाहे रिया आई, जो यहाँ शब्द था उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ शब्द भी कैसा शब्द हुआ? अविकारी। अब देखिए, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे संज्ञा शब्द की। हमने विकारी और अविकारी को जान लिया, अब हम विकारी शब्द को डिटेल में पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इन सब को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम किस पे आएंगे? अविकारी शब्दों पे आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं संज्ञा की। देखिए, आपने संज्ञा की ये डेफिनेशन हर जगह पढ़ी होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के नाम को, या जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान का बोध कराए ऐसे नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। हम उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, भाव या स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द संज्ञा क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, भाव तथा स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द भी होते हैं। और संज्ञा का जो पर्याय है वो नाम भी हो सकता है, क्योंकि संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम ही तो है, इन सब चीजों को दिया गया नाम। तो संज्ञा को हम जो पर्याय है वो क्या है? नाम भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके भेद की, कि संज्ञा जो है उसको कितने भागों में बांटा जाता है या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, संज्ञा के भेद वैसे तो इन ब्रॉड 3 हुआ करते थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा था उसी को फर्दर 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता था, जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। लेकिन अब हम इनको बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हम पढ़ेंगे? 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम या किसी विशेष प्राणी का नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। गौतम बुद्ध नाम है किसी एक विशेष व्यक्ति का, आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। राम, आप भगवान राम भी यहाँ ले सकते हैं और नॉर्मल कोई नाम राम भी ले सकते हैं। जानवी, ये क्या है? नाम है व्यक्तियों के। अब ये कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है या फिर हमारे आपके जो नाम है वो भी क्या है? संज्ञा ही है। एरावत, एरावत एक हाथी का नाम था, शायद आपने सुना भी हो, ना सुना हो तो भी। तो एरावत क्या था? एक हाथी का नाम था। तो अगर किसी भी प्राणी का भी विशेष नाम है तो उसको भी किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भारत, हमारे देश का नाम, हमारी राजधानी का नाम या फिर किसी भी स्टेट, यूटी या कोई भी स्थान। तो ये भारत और दिल्ली क्या है? स्थानों के नाम हो गए। इजराइल क्या हुआ? स्थान का नाम हो गया। तो किसी भी स्थान का नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी भी विशेष वस्तु का नाम या किसी भी विशेष प्राणी का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति को जो शब्द या जो संज्ञा शब्द इंगित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। क्या करते हैं? जो किसी भी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का जो बोध कराते हैं। अब उदाहरण को देखेंगे आप, जैसे कि मनुष्य। अब ये मनुष्य किसी 1, 2 या 3, 4 मनुष्य के लिए तो प्रयोग नहीं होगा। अगर ये शब्द प्रयोग होता है ये फिर पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रयोग होगा। हाथी, पूरा जो हाथी का
कैटेगरी है, जाति है, उसको इंगित करेगा। उसी तरह से जानवर के अंदर क्या आते हैं, सभी तरह के जानवर इसके अंदर आते हैं। देश, अब देश कोई भी हो सकता है, सारे देश हैं जो उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। तो उसी तरह नदी, नगर, फल, अब फल में कोई एक विशेष फल तो नहीं है, या ये फल किसी विशेष चीज का नाम तो है नहीं, ये एक पूरी फलों की जाति का नाम है। उसी तरह से सब्जी आदि। तो ये क्या हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक, जैसा कि नाम से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, जो किसी भाव को दिखाएगी कि हमारा किसी चीज के प्रति कैसा भाव है, या हमारे जो इमोशंस हैं वो कैसे हैं, किस तरह के हैं। तो वो जो इमोशंस को कहीं ना कहीं, या हमारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। फर्दर देख लेते हैं, गुण, किसी चीज की दशा, किसी का गुण, उस किसी के भाव या कोई भाव, कार्य और स्वभाव को बताने के लिए या इनका बोध कराने के लिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है वो कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि स्वार्थ हो गया, सहायता हो गई, चतुरता हो गई, प्रशंसा हो गई, क्रोध हो गया। वे प्रशंसा, क्रोध, स्वार्थ ये क्या है, ये भाव में आ जाएंगे। प्रशंसा किसी के गुण को बताने के लिए हम कर सकते हैं, किसी का स्वभाव बताने के लिए। बुढ़ापा क्या है, एक दशा है जीवन की, तो वो दशा बताने के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिनको क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए, आप थोड़ा सा इनमें डिफरेंशिएट इस तरह से भी कर सकते हैं। अब स्वार्थ क्या कोई जाति तो है नहीं, स्वार्थ कोई जाति नहीं है, सहायता कोई जाति नहीं है, ये शब्द क्या जाति में आएंगे, नहीं, नाम ये है ही नहीं। फिर जब हम नेक्स्ट वाली दो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये उनमें भी नहीं आते, तो हम इनको अलग से इलेमिनेशन के थ्रू भी एग्जाम में कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें समझ आ गया, लेकिन जब वही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो उस प्रेशर में हम कभी कभार उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह आप इलेमिनेट करके भी चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ का नाम बताते हैं या पदार्थ का बोध कराते हैं वो कौन से होते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे कि अब पदार्थ क्या है, चांदी, सोना, हीरा, लकड़ी, स्टील, लोहा, तांबा, वायु, रेत, ये सारे क्या है, हम कोई पदार्थ है। तो पदार्थ के नाम को किसमें रखा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब बात करते हैं समुदायवाचक संज्ञा की। तो समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है, देखिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जो समूह का नाम बताती है। अब ये पूरी जाति को नहीं बताती, इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, समुदायवाचक और जातिवाचक में। देखिए, जातिवाचक में पूरी जाति का बोध कराएगा शब्द, लेकिन समुदायवाचक में सिर्फ किसी विशेष समूह का ही क्या किया जाएगा, आपको परिचायक होगा वो शब्द किसी विशेष समूह का। कैसे, टीम। अब टीम, आप कोई भी टीम ले सकते हैं, जो कोई भी टीम की जब हम बात करते हैं तो हम एक विशेष तरह के लोगों के समूह की ही तो बात करते हैं। अगर आप क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो आप उसके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे, क्रिकेट जो खेलते हैं उन लोगों का एक समूह ही तो क्रिकेट टीम कहलाएगा। तो इस तरह से अब टीम का मतलब, टीम कोई जाति तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं भीड़। भीड़ मतलब क्या, लोगों का एक समूह, तो कुछ लोगों का समूह। अब पूरा जो एक मनुष्य जाति है उसकी बात नहीं है ये, उसकी भीड़ की बात नहीं हो रही है। जब आप भीड़ शब्द का प्रयोग जब भी आप करते हैं, कि मान लीजिए आपने कहीं भीड़ देखी, तो क्या आपने पूरी मनुष्य जाति देखी, नहीं, आपने सिर्फ कुछ लोगों का समूह देखा जिसको आपने नाम दिया किसका, भीड़ का। सेम एज गुच्छा। अब गुच्छा किसका, गुच्छा फलों का भी हो सकता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, गुच्छा चाबियों का भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक जाति को तो नहीं दिखाएगा, ये कुछ एक पर्टिकुलर गुच्छे में, मान ली अंगूर का गुच्छा ही आप लेते हैं, तो अंगूर के गुच्छे में सारे अंगूर तो नहीं आते, उस गुच्छे में कुछ अंगूर होते हैं। तो ठीक है, उस तरह से समूह को बताएगा, सिर्फ पूरी जाति का बोध नहीं कराएगा। सेना क्या हो गई, जो हमारी सेना होती है उन लोगों का समूह हो गया। मंडली, अलग अलग तरह की चीजों पे बेस्ड अलग अलग मंडलियां बनी होती है, संगीत मंडली होती है, इस तरह से। तो वो भी एक पर्टिकुलर लोगों का क्या होता है, समूह होता है, कक्षा आदि। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और जातिवाचक और समुदायवाचक शब्दों में भी आपको अंतर थोड़ा सा समझ आया होगा। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे, अभी आपको और अच्छे से ये समझ आएगा। देखिए, हम संज्ञा के भेद पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक चीज आपको समझाती हूँ। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी हो सकता है। किस तरह से, देखो,
एग्जाम्पल देखेंगे, विभीषणों से बच के रहें। अब विभीषण क्या है? एक नाम है, आप सभी जानते हैं विभीषण कौन थे? रावण के भाई थे। तो इस सेंटेंस में जो ये विभीषणों शब्द का प्रयोग हुआ है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। कैसे? ये किसी एक विभीषण के बारे में बात नहीं हो रही है या उन्हीं विभीषण के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ऐसे लोगों की जाति के बारे में, जैसे जो विभीषण थे उन्होंने अपने भाई की जानकारी किसे दे दी थी? जो राम के लोग थे या राम जी जो थे उनको दे दी थी। तो यहाँ बात हो रही है ऐसे लोगों से बचने के लिए, तो उनके लिए विभीषण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ जो विभीषण शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सेम उसी वे में जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग हो सकता है किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक, तो अगर आप देखेंगे तो पंडित वैसे तो जातिवाचक है क्योंकि ये पूरे एक पंडित जाति को का बोध कराता है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इस वाक्य को देखेंगे तो हमें पता होगा कि विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात हो रही है। उन्हीं के लिए इस शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। हो सकता है आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा का कब जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जब भी जो भाववाचक संज्ञा होगी उसका बहुवचन बना दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। भाववाचक संज्ञा का जो बहुवचन रूप होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि बुराई का क्या बन गया? बुराइयां। उसी तरह अगर हम दूरी, दूरी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम उसे दूरियां कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की जो रचना होती है वो अलग अलग संज्ञाओं से या सर्वनाम से या विशेषण से किस तरह से होती है उसको और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए किस तरह भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है और शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा से हम देखेंगे, सर्वनाम से हम देखेंगे, विशेषण से देखेंगे, क्रिया से और अव्ययों से। अब सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव को जब हम नेक्स्ट वीडियोस में इनके ऊपर बात करेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हमें सिर्फ देखना है कि भाववाचक संज्ञा इनसे किस प्रकार बनती है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर इसमें ता लग जाता है, पशुता, तो ये एक गुण को पार्श्विक वाले जो गुण होते हैं, पशुत्व के जो गुण होते हैं उनकी ओर इंगित करता है। तो गुण कौन सी संज्ञा के अंदर आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो ये क्या बन गया? जातिवाचक से भाववाचक। इसी तरह से पंडित, पांडित्य, युवक, यौवन, चोर से चोरी। चोर क्या है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा को इंगित करता है, लेकिन चोरी क्या है? भाववाचक संज्ञा का परिचायक है। अब देखिए उसी तरह सर्वनाम से निज, निज क्या है? एक सर्वनाम। आप सर्वनाम, विशेषण और इन सबको नेक्स्ट वीडियोस में जब हम इनके ऊपर बात करेंगे, इनके ऊपर वीडियोस आएंगी तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। निज क्या है? एक सर्वनाम है जिससे कि क्या भाववाचक बनती है? निजता। स्व से स्वत्व, पराया से परायापन। विशेषणों से विशेषण। अच्छा क्या है? एक विशेषण है। ऊंचा क्या है? विशेषण है। खट्टा क्या है? विशेषण है। तपस्वी क्या है? एक विशेषण है। लेकिन जब इन्हीं को हम थोड़ा रूप में परिवर्तित करते हैं, अच्छा से अच्छाई बनाते हैं, ऊंचा से ऊंचाई, खट्टा से खटास, तपस्वी से तपस्या, तपस्या, तो ये कैसे शब्द बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के शब्द। उसी तरह से अगर हम बात करें क्रिया से, तो बहना क्या है? एक क्रिया, लेकिन बहाव क्या है? भाववाचक संज्ञा। धोना क्या है? क्रिया। धुलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। घबराना क्या है? घबराना है क्रिया और घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसी तरह अवयव से ऊपर, ऊपरी, निकट, निकटता। अब देखिए मैंने ये आपको क्यों कराया है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको कुछ शब्द दिए होंगे और उनमें से पूछा होगा भाववाचक संज्ञा, तो आप अच्छे से डिफरेंस नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। तो मान लीजिए आपको घबराहट दे दी या आपको अच्छाई दे दी, तो अच्छाई आपको लगेगा कि कोई विशेषण होता है, लेकिन नहीं, विशेषण क्या होता है? अच्छा। अच्छाई उससे बनी हुई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये शब्द सिर्फ इतने नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। आप जब एक बार बाकी के शब्द को किसी भी हिंदी की बुक से पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएंगे कि किस तरह से अन्य शब्दों से
भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।